नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी SBK महाविद्यालय जैसलमेर से। अब हम फिर से अपने ऑनलाइन मोड को शुरू करने जा रहे हैं और आज का ये जो वीडियो है ये स्नातक के द्वितीय वर्ष के लिए है। इसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास की सन 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक के हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में श्री रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ते हैं तो शुक्ल जी हिंदी कविता का विकास क्रम पुरानी धारा और नई धारा के वर्गीकरण के रूप में दिखाते हैं हमें। तो पुरानी धारा है उसमें उन्होंने भक्ति प्रेरित रचनाएं, राजवंश के ऐतिहासिक चरित्र काव्यकार और लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा वाले रचनाओं और उनके रचनाकारों को रखा है। जब हम नई धारा की बात करते हैं तो नई धारा में शुक्ल जी उस काव्य धारा को रखते हैं जो नवीन विषयों की ओर उन्मुख हुई। इस नवीन धारा के प्रथम उत्थान के अंतर्गत उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि रचनाकारों को रखा है, जिनको हम भारतेंदु युग के नाम से पढ़ चुके हैं। शुक्ल जी इस जो नई काव्य धारा है इसका द्वितीय उत्थान, जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से पढ़ते हैं, इसको उन्होंने नाम दिया है नई धारा का द्वितीय उत्थान। इस युग के नामों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो हम शुक्ल जी की बात कर चुके हैं, द्वितीय उत्थान नाम से नई धारा का उन्होंने नाम दिया है। डॉक्टर नगेंद्र की जब बात करते हैं तो वे इस द्वितीय सोपान को जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग के नाम से अभिहित करते हैं। इस नामकरण के पीछे उनकी सामाजिक स्थिति, वहाँ की भाषा का परिमार्जन व द्विवेदी जी का योगदान उसमें सन्निहित है, जिसमें उन्होंने समाज सुधार, देशभक्ति, राजभक्ति के साथ साथ इस युग में उन्होंने मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के उद्धार के लिए भी अनेक रचनाएं लिखी। इसी युग को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है वे आदर्शवादी प्रबंध काव्यधारा परंपरा के नाम से पुकारते हैं। ये सत्य है कि हिंदी कविता को जीवन व उदात्त तत्वों से जोड़ने में, श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता की ओर बढ़ने में, रूढ़ि से स्वच्छंद जीवन मूल्यों की ओर बढ़ने में और 20वीं सदी के आरंभिक ये जो 2 दशक हैं ये सभी इन कामों में योगदान देते आए हैं। तो इन 2 दशकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक युग में। ये 2 युग आधुनिक युग के प्रथम 2 सोपान हैं। प्रथम सोपान में भारतेंदु युग आता है और द्वितीय सोपान में द्विवेदी युग आता है। तो जब भारतेंदु युग की बात करते हैं तो उस युग की कविता जो थी वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कविता थी, जो कि केवल भारत दुर्दशा का चित्रण करती है। परंतु जब हम इस द्वितीय सोपान यानी द्विवेदी युग की तरफ आते हैं तो ये कविता स्वतंत्रता संग्राम की लहर, क्रांति के स्वर और ब्रिटिश शासन के दमन चक्र और कूटनीति के को भी स्वर प्रदान करती हुई प्रतीत होती है। इस कालखंड में 2 प्रमुख घटनाएं होती है। एक तो है 2 प्रमुख संस्थाएं हैं जिनको हम बहुत पढ़ते हैं, परीक्षा में उन 2 संस्थाओं को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक है नागरी प्रचारिणी सभा काशी और दूसरी है हमारी सरस्वती पत्रिका। तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम सरस्वती पत्रिका के बारे में जान लेते हैं, जिस पे सर्वाधिक बार अगर द्विवेदी युग पे कोई प्रश्न आया है तो सरस्वती पत्रिका पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। यह पत्रिका अपने आप में एक संस्था थी। इस पत्रिका के प्रकाशन का विचार सबसे पहले एक बंगाली विद्वान चिंतामणि घोष के मन में उत्पन्न हुआ। इनके द्वारा निवेदन किए जाने पर नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा सन 1900 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। आप जैसा कि जानते हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी की जो स्थापना है वो सन 1893 ईस्वी में होती है और 3 विद्वानों ने की थी, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। उन्हीं के विशेष प्रयासों से सन 1900 में इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। कई बार परीक्षा में इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था और जो स्थान था जहाँ से इसका प्रकाशन शुरू किया वह इंडियन प्रेस प्रयाग था और इसका जो प्रकाशन था वो मासिक प्रकाशन होता था, यानी कि महीने में एक बार ये पत्रिका निकलती थी और जो प्रथम प्रकाशक थे वे चिंतामणि घोष थे।
तो प्रकाशक का नाम चिंतामणि घोष है और इसके प्रथम संपादक का नाम भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। उनका नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। वैसे तो आरंभिक 1 वर्ष तक इसका संपादन एक पूरे संपादक मंडल ने किया था, जिसमें 5 विद्वान थे, बाबू श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद। ये 5 नाम पूरे मंडल के थे, लेकिन प्रथम संपादक यदि आपको पूछा जाए तो आपको बाबू श्याम सुंदर दास का ही नाम लेना है। अब जहाँ तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम इस पत्रिका से जोड़ा जाता है तो वो 1903 से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसका संपादकत्व या कह लीजिए इसका कार्यभार जो संभाला था वो 1903 में संभाला था। तो 1903 से लेकर 1920 तक जो है इसका कार्यभार महावीर जी के पास ही रहा और 1920 के बाद इसका कार्यभार संभालते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, उसके बाद देवी दत्त शुक्ल जी, फिर श्रीनाथ जी, फिर श्री नारायण चतुर्वेदी जी और फिर निशीथ राय जी। इस प्रकार क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है, वो बड़ी परीक्षाओं में नेट आदि की यदि आप परीक्षा दें तो उसमें पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर नाम इसका महावीर जी के बाद पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तक परीक्षा में पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। महावीर जी के कार्यभार संभालने के बाद सरस्वती पत्रिका का नवजागरण अर्थात सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना के क्षेत्र में इसका विशेष योगदान रहा। इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया गया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी अपनी पुस्तक में लिख भी रहे हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नाम से उनकी पुस्तक छपी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सरस्वती पत्रिका में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व साहित्यिक चेतना के बारे में लिखा गया है। और द्विवेदी जी से प्रेरणा लेके अनेक विद्वान सामने आए जो हम इस युग के प्रमुख कवियों में जिनका नाम जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, वे सभी कवि जो सामने आए वे इस पत्रिका के माध्यम से ही सामने आए। और महावीर जी के विशेष प्रयासों से इस समय अनेक कवियों ने ब्रज भाषा और प्राचीन पद्धति पर कविता लिखना छोड़ दिया और खड़ी बोली में हिंदी में कविता लिखने लगे। आप और हम अच्छे से जानते हैं कि खड़ी बोली का उद्भव तो भारतेंदु युग से ही हो जाता है, लेकिन भारतेंदु युग में बहुत सी कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई। तो उस समय भाषा अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, खड़ी बोली अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, तो उसमें बहुत से शब्द ब्रज भाषा और अवधी भाषा या अपभ्रंश के भी आ रहे थे, तो इन्होंने भाषा के परिष्कार का काम भी किया। तो हम कह सकते हैं कि चेतना के क्षेत्र में ही नहीं, भाषा के क्षेत्र में भी इस युग में परिवर्तन हुआ है। यानी द्विवेदी जी थे, वे शास्त्र और सर्जना दोनों को महत्व देते थे। उन्होंने हिंदी समाज को जागरूक बनाने के लिए इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विविध विषयों पर विद्वानों से लेख लिखवाकर सरस्वती पत्रिका में छपवाए। आलोचकों ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश भी कहा है। यानी इस पत्रिका ने 2 प्रकार से काम किए, एक तो भाषा को सुधार किया, भाषा का परिष्कार किया, और दूसरी विभिन्न नवीन कवि भी सामने आए, और तीसरी प्रमुख बात जो थी वो ये थी कि विभिन्न विधाओं में लिखने के लिए कवियों को भरपूर रूप से प्रेरित जो है महावीर जी द्वारा किया गया। दिसंबर 1917 में इस पत्रिका का पुनः प्रकाशन होना था तय था, परंतु कानूनी अड़चनों से ऐसा कुछ हो नहीं पाया और 17 अक्टूबर 2020 को इसका पुनः लोकार्पण किया गया। यानी यदि आज की स्थिति भी यदि आपको पूछी जाए तो भी आपके पास अपडेट होनी चाहिए कि इसका पुनः लोकार्पण जो है वो कब किया गया है। अब जो अगला प्रमुख प्रश्न बनता है वह प्रवृत्तियों पर बनता है कि द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी या द्वितीय उत्थान की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही, इस बारे में भी प्रश्न बनता है, तो यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात है। तो जो इसकी प्रथम प्रवृत्ति है जो सबसे प्रमुख है वह है राष्ट्रीयता की भावना। वैसे द्विवेदी युगीन राजनीतिक परिस्थितियाँ अगर हम देखें तो अंग्रेजों की नीतियाँ भारत के लिए अहितकर थी। उस समय देश से कच्चा माल बाहर जा रहा था और बाहर बने माल की खपत भारत में हो रही थी। इस तरह हमारा देश निर्धन बनता जा रहा था। लगातार पड़ रहे अकालों से देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा चुकी थी। दूसरी ओर मेधावी नेताओं के सानिध्य में देश की जनता ने स्वराज्य और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे नारों से स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा रखा था। और यही वो चेतना है जो द्विवेदी युगीन कवियों के काव्य में स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा, क्रांति का आह्वान
और आत्मोत्सर्ग करने की भावना के रूप में दिखाई देती है। चूंकि अंग्रेज इस समय कूटनीति से काम ले रहे थे, वे ऐसा वर्ग खड़ा करना चाहते थे जो शरीर से तो भारतीय दिखे लेकिन मन से अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार करने वाला हो। इस नीति से शासक वर्ग लाभान्वित हुआ, परंतु साथ ही भारतीय जनमानस भी पाश्चात्य विचारकों के संपर्क में आया और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतवासी मिल, स्पेंसर, रूसो, मार्क्स आदि उदार विचारकों से प्रभावित हुए। उन्होंने पढ़ा, उनके विचारधारा सुनी और उनके काव्य पर भी प्रभाव पड़ा। सन 1905 में जो बंग भंग था, उसने राजभक्ति मिश्रित देश भावना को हटाकर शुद्ध राष्ट्रीयता का विकास करने में योगदान दिया। तो हम कह सकते हैं कि सन 1900 से लेकर 1920 तक का जो समय था, वो भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावनाओं का प्रचंड रूप इस टाइम में देखने को मिलता है। उनका प्रचंड रूप इसी समय जागृत होता है और इस युग के कवियों ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं लिखी, भारतीय जनमानस में प्राण फूंकने का भी कार्य किया। तो उनके काव्य में देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेश के अभिमान के प्रति अभिव्यक्ति, ये सभी हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त रूप मातृभूमि प्रेम है। तो इसके अंतर्गत मातृभूमि की वंदना स्तुति भी मिलती है, आराधना की भावना भी मिलती है। गीत और कविताएं इसी प्रकार से मिलते हैं, जैसे हम राम नरेश त्रिपाठी को पढ़ें या रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त इत्यादि इनकी काव्य रचनाओं को देखें तो इनमें राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित होता है। दूसरी जो प्रधान प्रवृत्ति है वो इतिवृत्तात्मकता है। इतिवृत्तात्मकता क्या होती है उसको भी समझें। इतिवृत्त प्रधान अर्थात कथानक प्रधान रचनाएं इस समय बहुत ज़्यादा लिखी गई। प्रबंध रचना की इस प्रवृत्ति के तहत खंड काव्य और महाकाव्य ज़्यादा लिखे गए। छोटी कविताएं या मुक्तक नहीं लिखे गए, अपितु प्रबंध और खंड और महाकाव्य अधिकाधिक लिखे गए। तो प्रबंधात्मकता की प्रवृत्ति इस युग में देखने को मिलती है। जैसे प्रिय प्रवास और साकेत आदि देखते हैं तो इस युग के महाकाव्यों के रूप में इनके नाम लिए जा सकते हैं। इतिवृत्तात्मकता के अंतर आती है कथात्मकता, यानी किसी पौराणिक आख्यान को लेकर के, पौराणिक धार्मिक भी हो सकता है, इन ऐसे आख्यानों को लेकर के कथात्मक रूप में वर्तमान युग की समस्याओं का चित्रण किया जाना ही इतिवृत्तात्मकता कहलाती है। यानी आख्यान कैसा होगा, वो पौराणिक होगा और समस्या क्या होगी, इस युग की होगी, उसका चित्रण किया जाना। तो किसी समस्या का चित्रण किया जाना है तो निश्चित है कि उसे कथात्मक रूप देना होगा और कथात्मक रूप देने के लिए उसका स्वरूप कैसा होगा, प्रबंधात्मक होगा। तो इसीलिए इस युग की रचनाएं अधिकतर जो है प्रबंधात्मक लिए हुए है अपने आप में। इस युग में मुक्तक शैली हमको कम देखने को मिलती है। जो हम रीति काल में मुक्तक शैली देख रहे थे, जो श्रृंगारिक रचनाओं के लिए अच्छी मानी जाती थी, उसके लिए उपयुक्त भी थी, यही शैली भारतीय युग में भी कविताओं के लिए प्रयुक्त हुई। परंतु इस युग में प्रबंधात्मकता, कथात्मकता और इतिवृत्तात्मकता में अधिक बल दिया गया, क्योंकि समस्या चित्रण का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल गया था। तो इसमें चाहे हम मिलन, पथिक, स्वप्न आदि राम नरेश जी की जो कृतियाँ हैं उनको देखें, या गुप्त जी की पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, यशोधरा जैसी कृतियाँ हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की प्रिय प्रवास या वैदेही वनवास जैसी कृतियाँ हैं, तो इनमें भी ये प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। तीसरी जो प्रमुख प्रवृत्ति है इस युग की, वह है नैतिकता और आदर्शवाद। तो काव्य में आदर्श और नैतिकता के प्रबल पक्षधर स्वयं महावीर जी थे। इनकी इसी पक्षधरता के चलते जो निराला जी ने जूही की कली नामक कविता लिखी, जो सबसे पहली छायावादी कृति या छायावादी कविता मानी जाती है, तो उस कृति को इन्होंने अपनी सरस्वती पत्रिका में छापने से अश्लील कह करके मना कर दिया था। यानी कि ये स्वयं अश्लीलता के पक्षधर नहीं थे, तो उस पर अश्लीलता का आरोप लगा के उसे इन्होंने सरस्वती पत्रिका में नहीं छापा। क्यों? क्योंकि ये आदर्श और नैतिकता के पक्षधर थे। ये चाहते थे ऐसी कृतियाँ लिखी जाए जो समाज में एक आदर्श की स्थापना कर सके। उस समय के आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज जो चल रहे थे, उनका भी प्रभाव इससे कहा जा सकता है। उनका भी यही प्रभाव था। वे भी नैतिकता, आदर्शवाद, ब्रह्मचर्य, आत्मगौरव जैसी बातों को प्रमुखता देते थे। इसलिए इनके इस युग की कृतियों में श्रृंगार भावना का विरोध हमको देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। प्रकृति का बहुत ही सहज चित्रण इस युग में देखने को मिलता है। जो श्रीधर पाठक का कश्मीर सुषमा है नामक कृति है, या हरिऔध जी की प्रिय प्रवास नामक कृति है, इनमें प्रकृति के मनोहर और रम्य रूप के ही दर्शन होते हैं। यहाँ रीतिकालीन शैली का
शैली जैसा वर्णन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। जो उद्दीपन रूप, जो रीतिकाल में प्रकृति का उद्दीपन रूप का वर्णन किया गया है, वैसा वर्णन यहाँ पर देखने को हमको नहीं मिलता। यहाँ प्रकृति का रम्य और मनोहर रूप हमें दिखाई देता है। अगली प्रवृत्ति है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इस युग में छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, स्त्री की दयनीय स्थिति जैसी स्थितियाँ थी। तो इन स्थितियों पर ही काव्य रचना अधिक हुई, क्योंकि काव्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। इसलिए उस युग की जो समस्या हैं, उन्हीं समस्याओं का चित्रण करके एक आदर्शवाद की स्थापना का प्रयास इस युग में किया जा रहा था। अगली जो प्रधान प्रवृत्ति है वह है अनुदित रचनाएं। इस युग में अंग्रेजी, संस्कृत व बांग्ला इनकी श्रेष्ठ रचनाओं का अनुवाद जो है वो इस युग में किया गया। इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ इस तरह की रचनाएं मिलती है जो कि इन भाषाओं से खड़ी बोली में अनुदित की गई। अब आते हैं इसके कला पक्ष की ओर। काव्य भाषा के रूप में यहाँ काव्य रूपों की विविधता थी, है ना। तो जो काव्य रूप थे, एक और महाकाव्य लिखे गए, दूसरी ओर खंड काव्य लिखे गए। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्रबंधात्मकता की प्रवृत्ति इस युग की प्रधान प्रवृत्ति है। और प्रगीतात्मकता देखें तो प्रगीत मुक्तकों का आरंभ भी इसी युग से होता है। करते हैं काव्य भाषा की। तो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का आरंभ तो वैसे भी भारतीय युग से हो ही जाता है। तो इस युग में इस बोली, खड़ी बोली की स्थापना हो जाती है, वहाँ से आरंभ होता है और यहाँ पर उस भाषा में सुधार होता है, परिष्कार होता है और खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, ब्रज भाषा का स्थान जो है खड़ी बोली पूर्ण रूप से ले लेती है। और इस युग के जो विभिन्न कवि और साहित्यकार हैं, उन सभी का गद्य के क्षेत्र में भी भाषा के परिष्कार और जड़ता से प्रगति की ओर ले जाने के लिए उनका विशेष योगदान इस युग में माना जाता है। बात करते हैं छंदों की। तो इस युग में संस्कृत के वर्णवृत्तों के साथ अनेक प्राचीन छंद जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलिया, हरिगीतिका, शार्दूल विक्रीडित, उपेंद्र वज्रा आदि छंदों का विविधता से प्रयोग किया गया। तो हम अगर पूर्ण रूप से कहें तो हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक कर दिया गया इस युग में। और इन कवियों ने इस क्षेत्र में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया, गद्य के क्षेत्र में भाषा का परिष्कार किया, उसे व्याकरण सम्मत बनाया, उसकी अशुद्धियों को दूर किया, हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता की ओर मोड़ा, जड़ता से प्रगति की ओर ले गए और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर इस युग के कवि जो है मुख्य रूप से ले गए। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इस युग के प्रमुख कवियों के बारे में और काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में भी बात करेंगे। कोविड का समय है, आप सभी अपना विशेष ध्यान रखें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और घर पर बैठ करके अध्ययन करने का प्रयास करें।